हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित सीईटी स्नातक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने 18 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 19 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 18 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सीईटी स्नातक मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है और आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो परीक्षा में जाने से पहले इन सभी मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो आपको देकर जाना है। अब की बार सीईटी आराध्या रेस एकेडमी के साथ में आपको देनी है और अपना भविष्य सुरक्षित करना है। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करना है। दोस्तों, काफी सारी परीक्षाएं हैं वो सीईटी स्नातक के ऊपर टिकी हुई है, इसलिए आपको टेस्ट है वो पूरा देना है। देखिए, पहला प्रश्न, एलोडा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली निखत जरीन किस खेल से संबंधित है? बताइए, ये जो निखत जरीन है ये कौन से खेल से संबंधित है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? सही उत्तर हो जाएगा मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे है? मुक्केबाजी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुक्केबाजी से। नेक्स्ट आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, हाल ही में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन आयोजित किया गया। दोस्तों, कहां पर है ये? तो दोस्तों, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने हाल ही में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बताइए, बीआरओ यानी कि सीमा सड़क संगठन, ये कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? दोस्तों, ये आता है रक्षा मंत्रालय के अधीन। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक है वो दोस्तों आयोजित की गई। कहां पर? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में समाचारों में देखी गई स्मार्ट यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? दोस्तों, ये मिसाइल है सुपरसोनिक असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो। दोस्तों, ये किस संगठन के द्वारा विकसित की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डीआरडीओ द्वारा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डीआरडीओ द्वारा। नेक्स्ट 6 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको अपन डब्ल्यू सी बनर्जी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक है यानी कि पहला अधिवेशन है, ये दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। कहां पर हुई थी दोस्तों ये पहला अधिवेशन? बंबई में हुआ था दोस्तों ये। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? बताइए, ब्रह्म समाज की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों, ये की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा कब की गई ये भी आपको पता होना चाहिए। 1828 ईस्वी में दोस्तों ये ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। बी नंबर ऑप्शन सही। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन काकोरी षड्यंत्र कांड से संबंधित नहीं था? कौन काकोरी षड्यंत्र कांड से संबंधित नहीं था? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए, रोशनलाल थे, चंद्रशेखर आजाद थे, अशफाक उल्ला खां थे, लेकिन सूर्य सेन नहीं थे। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास एक गांव था काकोरी, जिसमें दोस्तों ट्रेन रोककर सरकारी खजाना है वो लूट लिया था, जिसे काकोरी कांड है वो कहा गया। जिसमें अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को दोस्तों फांसी की सजा है वो दी गई थी और चंद्रशेखर आजाद है वो फरार हो गए थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। देखिए, ये जो नाम दे रखा है सूर्य सेन, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इन्होंने चटगांव में एक शस्त्रागार है वो लूट लिया था। किन्होंने? सूर्य सेन ने, जिसे मास्टर दा भी कहते हैं।
यानी कि सूर्यसेन को मास्टरदा भी कहते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, प्रमुख केंद्र है वो कौन से थे? दो ही थे दोस्तों, एक तो कोटा और एक आहुआ। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध है वो किससे था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है मोतीलाल तेजावत से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, बाबूजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ? आजाद मोर्चे का गठन है वो कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था जयपुर में। और जयपुर में दोस्तों क्या हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था तो काफी जगह यानी कि काफी रियासतों ने भाग लिया था इसमें, लेकिन जयपुर प्रजामंडल ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो जयपुर प्रजामंडल के स्थान पर दोस्तों आजाद मोर्चे ने भाग लिया था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका गठन है वो कहाँ हुआ था? जयपुर में। नेक्स्ट आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, 5 जुलाई 1947 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में स्टेट विभाग की स्थापना की गई? स्टेट विभाग की जो स्थापना है वो की गई दोस्तों सरदार पटेल की अध्यक्षता में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है दोस्तों ये 1 जनवरी 1949 को ये राष्ट्रीयकरण है वो हुआ था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जिसको अपन आरबीआई के नाम से जानते हैं, ये भारत का केंद्रीय बैंक है और इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया? 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया? मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है बालाथल से। कहां से पाया गया? बालाथल से। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये बालाथल सभ्यता का है तो ये वल्लभनगर उदयपुर में है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है कालीबंगा का वर्णन किया गया है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा दोस्तों कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? तो ये हनुमानगढ़ में है और इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी है वो माना गया है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न है, कटिबंधु के नाम से निम्न में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? कटिबंधु पता होगा दोस्तों आप सभी को, विग्रहराज चतुर्थ की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, कटिबंधु, ठीक है, यानी कि कवि बांधव जिसको अपन बोल सकते हैं। और ये विद्वानों को आश्रयदाता देने के कारण दोस्तों इनको ये उपाधि है वो मिली है, कटिबंधु। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणी कहलाती थी, मेवाड़ राज्य के सामंतों की जो श्रेणी है वो कहलाती थी दोस्तों उमराव। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए उमराव भी 3 श्रेणी के होते थे, ठीक है, तो ये तो ज्यादा डीपली हो जाएगा, ये तो छोड़ दीजिए इसको। उमराव इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? सभी को सही उत्तर पता होगा इसका, तो मंडन इसका बिल्कुल सही, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया सबसे पहले? राजस्थानी चित्रकला का राइट आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी ने। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों 1916 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था राजपूत पेंटिंग्स, ठीक है, उसमें दोस्तों ये वैज्ञानिक विभाजन किया है राजस्थानी चित्रकला का। किसने? आनंद कुमार स्वामी ने। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में मिट्टी टेराकोटा की मूर्ति बनाने का मुख्य कला केंद्र कौन सा है? राजस्थान में मिट्टी टेरिकोटा की मूर्ति बनाने का मुख्य कला केंद्र कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मोलेला। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मोलेला, याद रखना, मोलेला। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर
21 नंबर का प्रश्न है, महाकवि सूर्यमल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताइए, महाकवि सूर्यमल के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन है वो यहाँ पे असत्य है? बात कर रहा हूं सूर्यमल मिश्रण की। देखिए, वंश भास्कर बूंदी राज्य का पद्यात्मक इतिहास है, बिल्कुल सही है। एक पुस्तक लिखी गई थी सूर्यमल मिश्रण द्वारा और जो काफी ज्यादा चर्चा में भी रही थी, और वो है वंश भास्कर। तो यहाँ पर पहला कथन है वो इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखिए, वंश भास्कर में चौहान राजाओं का वर्णन है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, वे वीर रस के कवियों में से एक हस्ती थे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए वे मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दीवान भी थे, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सूर्यमल मिश्रण है वो बूंदी के शासक है राव राम सिंह के समकालीन कवि थे। तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सत्य कथन है। तो यहाँ पर दोस्तों जसवंत सिंह है वो गलत दे रखा है, यहाँ पर राव राम सिंह होना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। और राजस्थान का राजकवि भी कहा जाता है सूर्यमल मिश्रण को, ये भी आपको याद रखना है। 22 नंबर का प्रश्न है, हरियाली तीज मनाई जाती है। बताइए, हरियाली तीज है ये कब मनाई जाती है? तो दोस्तों यानी कि हरा भरा कब होता है? श्रावण महीने में। तो श्रावण शुक्ल तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो ये बजाया जाता है दोस्तों होली के अवसर पर बजाया जाता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न है, बिलो का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? बिलो का प्रसिद्ध लोक नाट्य दोस्तों वो है गौरी, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। और गौरी के जो मुख्य पात्र है वो है बुढ़िया। एक तो है दोस्तों बुढ़िया जो भस्मासुर का जप होता है, और एक है दोस्तों राया, ये स्त्री के रूप में पार्वती और विष्णु का प्रतीक होती है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, अमर शाही किसका नाम है? अमर शाही ये दोस्तों पगड़ी का नाम है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है पीपाजी। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पीपाजी का जो जन्म है वो दोस्तों गागरोन में हुआ था, वर्तमान में झालावाड़ आप बोल सकते हैं। और दोस्तों इनका जो मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर में भी एक विशाल मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। तो यहाँ पर अपना सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फड़ एक प्रकार की स्क्रॉल चित्रकारी है जो स्थानीय देवताओं और भगवानों की विस्तृत धार्मिक कहानियों का वर्णन करती है। फड़ पर पहला डाक टिकट भारत सरकार द्वारा 1992 में जारी किया गया था और यह राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो सभी को पता होगा कि 2 सितंबर 1992 को दोस्तों एक फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था, और वो फड़ कौन सी है? तो वो है देवनारायण जी की फड़। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान के इनमें से किस शहर में बावड़ियों का शहर, इस यानी कि किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? बावड़ियों का शहर कहते हैं दोस्तों बूंदी को, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। वहां पर दोस्तों बूंदी शहर में लगभग 71 छोटी बड़ी बावड़ियां हैं। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अंजना देवी चौधरी, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अंजना देवी चौधरी। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और संविधान सभा के सदस्यों के लिए समान अधिकारों के प्रस्तावक कौन थे? बताइए राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और संविधान सभा के सदस्यों के लिए समान अधिकारों के प्रस्तावक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हीरालाल शास्त्री, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट 31 नंबर का प्रश्न है 30 मार्च 1949 को स्थापित है वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? 30 मार्च 1949 को स्थापित है वृद्ध राजस्थान
वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वो थे हीरालाल शास्त्री। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वृहद राजस्थान की, और ये चौथे चरण की बात कर रहा हूँ राजस्थान के एकीकरण में, जिसका गठन है वो 30 मार्च 1949 को हुआ था। और इसमें दोस्तों जो संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश की भारत के साथ सबसे छोटी सीमा है? बताइए, ये तो दोस्तों पता होना चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अफगानिस्तान के साथ में सबसे छोटी सीमा है वो लगती है। और वो सीमा है वो दोस्तों कितनी है, ये तो दोस्तों पता होना चाहिए आपको। देखिए, लगभग 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, यहाँ पे 93 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? बताइए, निम्नांकित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें आर्द्र दक्षिण पूर्व, आर्द्र दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न है, भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, तो दोस्तों कहाँ मिलती है ये? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में मिलती है ये। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम है सीईटी भारत का भूगोल प्रश्नोत्तरी के नाम से। उसका लिंक भी दोस्तों आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाके वो क्लासे जरूर देखें भारत के भूगोल से संबंधित। आगे देखिए, यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आच्छादन के संदर्भ में द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 राज्यों में से एक नहीं है? बताइए दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 राज्यों में से एक नहीं है? यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों शीर्ष 5 राज्य है कौन कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। अब पता चल गया होगा यहाँ पे मध्य प्रदेश दोस्तों इनमें नहीं है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध है ये। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर है ये? तो दोस्तों असम में है ये। नेक्स्ट आगे देखिए, 37 नंबर का प्रश्न है, जून जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटे जाने वाली फसलें का विकल्प में दी गई है। बताइए, ऐसी कौन सी फसल है जो जून जुलाई में तो बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है? तो दोस्तों वो फसल है धान कपास। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धान कपास। 38 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बॉक्साइट के सर्वाधिक भंडार है? भारत के किस राज्य में बॉक्साइट के सर्वाधिक भंडार है? तो दोस्तों ये भंडार है ओडिशा में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ओडिशा में है बॉक्साइट के भंडार सर्वाधिक। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, रावतबाटा परमाणु विद्युत गृह का निर्माण वर्ष 1973 में किस देश के सहयोग से चित्तौड़गढ़ राजस्थान में किया गया? तो दोस्तों बताइए, रावतबाटा परमाणु विद्युत गृह का निर्माण 1973 में किस देश के सहयोग से किया गया? तो ये कनाडा के सहयोग से किया गया। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कनाडा के सहयोग से। 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्रीय स्थल है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्रीय स्थल है तो वो है कोलकाता हरोरा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कोलकाता हरोरा। आगे देखिए, कोचिन शिपयार्ड किस देश की सहायता से प्रारंभ हुआ? कोचिन शिपयार्ड किस देश की सहायता से प्रारंभ हुआ? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जापान। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जापान की सहायता से। नेक्स्ट है 42 नंबर का प्रश्न है, नवगठित केकड़ी जिले में किन जिलों का भूभाग शामिल किया गया है? नवगठित केकड़ी जिले में किन जिलों का भूभाग शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अजमेर व टोंक। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अजमेर व टोंक।
आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। दोस्तों यहाँ पर कूट दे रखा है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है, गलत हो जाएगा। दोस्तों बोराट का पठार है ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है, ठीक है। अब दोस्तों और आगे देखिए यहाँ पे, उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है, उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है। तो ये जो यहाँ पर कथन दे रखा है ये दोस्तों बिल्कुल सत्य कथन है। आगे देखिए रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था, 2 और 3 है वो इसमें क्या है, सत्य है। 2 और 3 यानी कि कौन सा ऑप्शन, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, अर्ध मरुस्थलीय स्टेपी वनस्पति निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। अर्ध मरुस्थल स्टेपी वनस्पति कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर खनिज दे रखा है और सूची सेकंड में खनन क्षेत्र दे रखा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो तांबा का जो उत्पादन है, तांबा खनिज का जो उत्पादन है वो होता है दोस्तों कहाँ पर, खोद दरीबा में। और सीसा दस्ता का उत्पादन राजपुरा दरीबा में होता है। और बेरिलियम का जो उत्पादन है वो दोस्तों बांदर सिंदरी में होता है। और लोहा अयस्क का उत्पादन नाथरा की पाल में होता है। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 3-1-4-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 46 नंबर का प्रश्न है, कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है। मृत नदी के नाम से दोस्तों घग्गर नदी जानी जाती है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, राजस्थान में नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक एवं न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाले जिले क्रमशः है। नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक एवं न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाले जिले हैं। तो सर्वाधिक तो कौन सा है, तो दोस्तों सर्वाधिक तो है पाली और न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाले जिले हैं वो है हनुमानगढ़। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है ये उदयपुर जिले में स्थित है, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, लाल दोमट मिट्टी पाए जाने वाला जिला है। लाल दोमट मिट्टी है वो दोस्तों कहां पर पाई जाती है राजस्थान में, तो ये डूंगरपुर के साथ साथ मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ये बांसवाड़ा, सलूम्बर, उदयपुर, यहाँ पर ये मिट्टी है, ये लाल दोमट मिट्टी है, ये पाई जाती है। इसका राइट आंसर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे देखिए यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है। दोस्तों राजस्थान में अमेरिकन कपास का जो उत्पादन है वो किन जिलों में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। यहाँ पर दोस्तों अमेरिकन कपास का उत्पादन है वो होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 2001 से 2011 देखिए, जनगणना 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है। बताइए कौन से जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है। तो यहाँ पर मैं बताऊं तो एक तो राजसमंद और चूरू, इन दोनों जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग है कितनी है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो है 92.38 लाख। 92.38 लाख, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है। सौर ऊर्जा पार्क कहां पर स्थापित किया गया है, तो दोस्तों ये बड़ला फड़ौदी में स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बड़ला फड़ौदी। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है, यानी कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम का जो मुख्यालय है ये जयपुर में स्थित है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो दोस्तों
1979 में स्थापना की गई थी और 1989 में उद्योग का दर्जा है वो पर्यटन को दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, राजस्थान में 31 मार्च 2022 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 31 मार्च 2022 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है वो कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 10,618.09 किलोमीटर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बताइए कौन सा है? देखिए देश के शासन में मूलभूत महत्व के, न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, राज्य कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे। तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा है? बताइए, अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देश के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित ये प्रश्न है वो पूछा गया है कि इन नीति निर्देशक सिद्धांतों की वास्तविक प्रकृति बताइए। तो दोस्तों ये देश के शासन में मूलभूत महत्व है, बिल्कुल सही है। न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, बिल्कुल सही है। राज्य कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है? सत्य है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है? कौन से भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं? बताइए, अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए यहाँ पर राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करे, बिल्कुल सही है। आह्वान करने पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, बिल्कुल सही है। सामाजिक सुधार का प्रयास करना, ये नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है। अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर का महत्व प्रदान करना, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। और उनका संरक्षण करना, बिल्कुल। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 है वो सत्य है, तीसरा इसमें गलत दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार है वो बना दिया गया है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, जनहित याचिका का अर्थ क्या है? जनहित याचिका का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, ये होता है जनहित याचिका। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट 62 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है वो अपने को बताना है। देखिए भारत का संविधान अंग्रेजी तथा हिंदी में हाथों से लिखा गया था, ये कथन है वो दोस्तों इसमें कथन है वो बिल्कुल सत्य कथन है। देखिए मैं आपको बताऊं तो भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित थी। ये आपको इसमें याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको दोस्तों इसमें याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पहला कथन है वो इसमें क्या है? सत्य कथन है। यहाँ पर देखिए 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया। गलत हो जाएगा दोस्तों, पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और फिर 2 दिन बाद में यानी कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी जिसमें स्थायी अध्यक्ष है वो राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया था। ठीक है, यहाँ पर एक ही कथन सही है, पहला नंबर का ही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, ये देखिए 26 अगस्त नहीं 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सारे ही गलत हैं सिर्फ एक को छोड़ के। नेक्स्ट 63 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 एक के अनुसार प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री है वो क्या होंगे? नियुक्त होंगे। किसके द्वारा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रधानमंत्री होता है नियुक्त, मनोनीत, ऐसे 4 ऑप्शन है वो दे रखे थे, निर्वाचित है। तो यहाँ पर नियुक्त है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। किसको नियुक्त करेगा?
लोकसभा में बहुमत दल के नेता को करेगा। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा प्रलेख जारी नहीं करते हैं। दोस्तों अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, रिट होती है, वो रिट जारी करते हैं। संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा प्रलेख जारी नहीं करते हैं। तो कौन सा प्रलेख जारी नहीं करते, यहाँ पर देखिए प्रतिषेध करते हैं, परमादेश करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण करते हैं, लेकिन निषेधाज्ञा ये नहीं करते। दोस्तों राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश ये जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, भारत में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का प्राधिकार किसके पास है। भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का प्राधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास में है, तो ये संसद के पास में है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 66 नंबर का प्रश्न है, 1977 में भारतीय जनसंघ यानी कि बीजेएस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। भारतीय जनसंघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। 67 नंबर प्रश्न है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का संवीक्षण विस्तार से करती है। बताइए, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का संवीक्षण विस्तार से करती है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है लोक लेखा समिति। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोक लेखा समिति। 68 नंबर का प्रश्न है, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं है। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत के राष्ट्रपति। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 69 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यूनाइटेड किंगडम से, यानी कि यूके से। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 70 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है ये उच्चतम न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है वो बनाया जाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ है। ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ है, सही उत्तर हो जाएगा वो है ग्राम पंचायत के। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 72 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता। अच्छा प्रश्न है, कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान के भी होते हैं, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष नहीं होते दोस्तों राज्यपाल, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, राजस्थान मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है। तो दोस्तों कुल सदस्य संख्या यानी कि 200 का 15% से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर मंत्री परिषद है वो 29+1 यानी कि 29 मंत्री और एक है मुख्यमंत्री। ये तो अधिकतम की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। ये तो है दोस्तों अधिकतम, और यहाँ पर पूछा क्या गया है न्यूनतम। तो न्यूनतम दोस्तों 11 मंत्री और एक मुख्यमंत्री हो सकता है। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ स्थगन प्रस्ताव, ठीक है। देखिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष की जो सहमति है वो दोस्तों इसमें आवश्यक है।
बिल्कुल सही है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, तो विशेषाधिकार का प्रश्न है वो दोस्तों इसमें नहीं उठाया जा सकता, ये आपको इसमें याद रखना है। और दोस्तों प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशेष घटना तक सीमित रहेगा, ये भी बिल्कुल सही है। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, ये भी बिल्कुल सही है। सही उत्तर का अपने को चयन करना है, तो 1, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3, 4 यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान की प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगाई गई थी? प्रथम लोक अदालत ये लगाई गई थी दोस्तों कोटा जिले में। कहां पर? कोटा जिले में लगाई गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों 75 प्रश्न है वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर आपने अभी तक आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों एक दिन में मॉडल पेपरों की टेस्ट संख्या देने वालों की करीबन 4000 से 5000 तक पहुंच गई है, और ज्यादा से ज्यादा आपको दोस्तों लाइक करना है ताकि अगला मॉडल पेपर है वो बहुत शानदार लेवल का आएगा। और आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे सीईटी के नाम से। सिलेबस के अनुसार अगर आपका कोई भी टॉपिक कमजोर है तो आप वहां जाकर प्रश्न है वो देख सकते हैं, वहां पे अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे 76 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है किसे? तो ये राजस्थान के राज्यपाल को अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उपखंड अधिकारी न्यायिक अधिकारी यानी कि एसडीएम के रूप में नहीं करता है? बताइए कौन सा कार्य एसडीएम के रूप में नहीं करता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें देखिए भू राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन विक्रय और नीलामी ये एसडीएम कर सकता है। आगे देखिए, मुआवजे संबंधी प्रकरणों का निपटारा भी कर सकता है एसडीएम, बिल्कुल सही है। उत्तराधिकार अंतरण तथा नामांतरण संबंधी विवादों का निपटारा भी कर सकता है एसडीएम, बिल्कुल सही है। देखिए, भूमि सुधारों के नियमों तथा कानूनों को क्रियान्वित करना ये एसडीएम का कार्य नहीं है, तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 78 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का विन्यास है, बताइए बताइए कितने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने अध्यक्ष और सदस्य होते हैं? तो इसमें दोस्तों एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? वो थे दोस्तों आईडी दुआ। कौन थे? आईडी दुआ। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, दोनों के द्वारा किया गया था। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए और बी दोनों सही है इसमें। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल सेवा शर्तें किन के द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये की जाती है किन के द्वारा? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये अभी संशोधन हुआ है दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 में। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें 82 नंबर का प्रश्न है, लेखानुदान का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? लेखानुदान का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 116 क में, अनुच्छेद 116 क में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको एक फोल्डर और मिलेगा जिसका नाम है राजस्थान पॉलिटी प्रश्नोत्तरी। उसमें करीबन 18 टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के दे रखे हैं। उसमें आपको 18 टॉपिकों के टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे, और आपको साथ में ये भी पता लगेगा कि कौन सी परीक्षा में कौन सा प्रश्न है वो पूछा गया है। तो वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है राजस्थान की पॉलिटी के। तो उसमें दोस्तों आपको सीईटी से संबंधित काफी सारे प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे, और 18 के 18 टॉपिक है वो आप दोस्तों पढ़ना, तो आपका राजस्थान की पॉलिटी में से एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। ये भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है।
सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है, तो वो उपाय कौन सा नहीं है। उपभोग में बढ़ोतरी ये उपाय नहीं है, बाकी उत्पादन में वृद्धि, घाटा वित्तीयन में कमी, कराधान के उपाय, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों इसका तात्पर्य होता है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, इसलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया, बताइए। राष्ट्रीय आय समिति का गठन है पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में कब किया गया। दोस्तों ये किया गया 1949 में, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 1949 में। नेक्स्ट 86 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। राष्ट्रीय विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो वो विशेषता है प्रति व्यक्ति आय, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट आगे देखिए, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, दोस्तों ये हुई 1965 में, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1965 में। नेक्स्ट आगे देखिए, 88 नंबर का प्रश्न है, B2B यानी कि ई कॉमर्स के लिए आवश्यक है। B2B यानी कि ई कॉमर्स के लिए आवश्यक है, राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब, सुरक्षित भुगतान सर्विस, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार सुविधा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न है, भारत में औद्योगिक वृद्धि की मुख्य समस्या क्या है। भारत में औद्योगिक वृद्धि की मुख्य समस्या क्या है, तो दोस्तों मुख्य समस्या है शक्ति के साधनों की कमी, अनुसंधान की कमी, अधोसंरचना की कमी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 90 नंबर का प्रश्न है, भारत की हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। भारत की हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों पंचवर्षीय योजना है और सूची सेकंड में उनसे संबंधित अवधि दे रखी है, मिलान करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये चली थी दोस्तों 1951 से 1956 तक, और तीसरी पंचवर्षीय योजना ये चली थी दोस्तों 1961 से 1966 तक, और चौथी जो पंचवर्षीय योजना है ये चली थी 1969 से 1974 तक, 1969 से 1974 तक। क्योंकि दोस्तों ये देखिए 66 के बाद में डायरेक्ट 69 आया, यानी कि जो 3 पंचवर्षीय योजना है वो एक साल की चली थी, ठीक है, एक वर्षीय। तो यहाँ पे पंचवर्षीय योजना है, और छठी पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली थी, तो ये 1980 से 1985 तक चली थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, यहाँ पर देखिए उदारीकरण में उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को, इन सभी को सम्मिलित किया गया है नई आर्थिक नीति में। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, जमाई बांध योजना से सिंचित जिले हैं। जमाई बांध योजना से सिंचित जिले हैं तो वो कौन से हैं, तो वो है पाली और जालौर, पाली और जालौर, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, पाली और जालौर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे कौन सा सम्मेलन मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य करता है। कौन सा सम्मेलन मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए, तो वो है देखिए UNCCD, ये मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य करता है। तो ये क्या है, ये एक सम्मेलन हुआ था दोस्तों ये 2019 में नई दिल्ली में, तो वहां पर दोस्तों ये मरुस्थलीकरण को रोकथाम के लिए कार्य करता है ये UNCCD, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे माणक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट की स्थापना किस जिले में की गई, तो ये की गई माणक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है ये की गई भीलवाड़ा में,
तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान राज्य औद्योगिक और निवेश निगम यानी कि रिको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य उद्यान विकसित किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है, बताइए। राजस्थान राज्य औद्योगिक और निवेश निगम रिको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य उद्यान विकसित किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों कोटा है, श्री गंगानगर है, अलवर है और एक अजमेर है। ये 4 एग्रो फूड पार्क है, यानी कि बनाए गए थे, जिसमें जयपुर नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, जोधपुर, कोटा, अलवर और गंगानगर। जोधपुर, अलवर, कोटा, एक जोधपुर है दोस्तों। ठीक है, अजमेर नहीं है, जोधपुर है। यहाँ पे ये 4 कृषि खाद्यान्न विकसित किए गए हैं, वो एग्रो फूड पार्क थे वो। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर। जयपुर नहीं है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या किस जिले की है? न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या कौन से जिले की है? सही उत्तर हो जाएगा वो है जयपुर की। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या है वो प्रतापगढ़ की है, न्यूनतम जयपुर की। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 98 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में बस्ता मुक्त दिवस यानी कि नो बैग डे पहल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या योजना से संबंधित है? बताइए। नो बैग डे नाम तो सुना ही होगा, चर्चा में भी रहा था। तो दोस्तों ये शिक्षा से संबंधित है। स्कूलों में दोस्तों शनिवार के दिन बैग नहीं ले जाया जाता, ये नो बैग डे चलाया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 99 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित नहीं है वो अपने को बताना है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। देखिए, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है, सीतापुरा जयपुर ग्रामीण में है, बिल्कुल सही है। चमड़ा कॉम्प्लेक्स जोधपुर, ये गलत हो जाएगा। चमड़ा कॉम्प्लेक्स है वो कहां पर है? तो ये मानपुरा माचेडी जयपुर ग्रामीण में है ये। और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये कुक्कस जयपुर ग्रामीण में है, बिल्कुल सही है। ऑटोमोबाइल पार्क टपुकड़ा खेरतल तिजारा में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से निकाय का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है? बताइए। निम्नलिखित में से कि निकाय का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पंचायती राज व्यवस्था का। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 101 नंबर का प्रश्न है, अब कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रैम के बारे में कौन सा कथन गलत है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फाइलों में चल रहे घटकों को अस्थायी रूप से रैम पर प्रोसेस के लिए संग्रहित किया जाता है ताकि ऑप्शन करते समय उन्हें एक्सेस किया जा सके, बिल्कुल सही है। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में से एक है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, रैम का अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर के बंद होने पर रैम की विशेष सामग्री कंटेंट लुप्त नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, लुप्त हो जाती है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 102 नंबर का प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजियों के उचित संयोजन का चयन करें। दोस्तों शॉर्टकट कुंजी है वो यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। सूची फर्स्ट में कुंजी दे रखी है, सूची सेकंड में अनुप्रयोग दे रखा है। अब दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, मिलान करना है। देखिए F1 का प्रयोग है वो दोस्तों किस लिए किया जाता है? दोस्तों F1 का जो प्रयोग है वो किसी डॉक्यूमेंट में हेल्प करने के लिए किया जाता है, किसी डॉक्यूमेंट में मदद प्राप्त करने के लिए। तो ये पहले का 4 हो जाएगा। और F12 दोस्तों, F12 है ये पहले से सेव डॉक्यूमेंट को नए नाम या पते पर दोबारा सेव करना, पहले से सेव डॉक्यूमेंट को दोबारा सेव या सेव एज करने के लिए F12 का प्रयोग है वो किया जाता है। कंट्रोल ओ का प्रयोग है वो दोस्तों कंप्यूटर में पहले से सेव डॉक्यूमेंट खोलने के लिए।
तो यहाँ पर ये कंट्रोल ओ का दूसरा हो गया, और कंट्रोल पी है वो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने या छापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4321, 4321, यानी कि अपना इसमें देखिए बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, पावर पॉइंट व्यू जो केवल टेक्स्ट, टाइटल और बुलेट प्रदर्शित करता है वह है। पावर पॉइंट व्यू जो केवल टेक्स्ट, टाइटल और बुलेट प्रदर्शित करता है वह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोशन पथ। बताइए, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पावर पॉइंट व्यू जो केवल टेक्स्ट, टाइटल और बुलेट प्रदर्शित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डाटाबेस विंडो। डाटाबेस विंडो, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ऑपरेट हो रहे हैं तथा उचित ढंग से जुड़े हैं? बताइए, कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ऑपरेट हो रहे हैं तथा उचित ढंग से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? बताइए, तो वो है बूटिंग। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बूटिंग। 105 नंबर का प्रश्न है, ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पोर्ट का उपयोग किया जा सकता है? ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पोर्ट का उपयोग किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है HTML, सॉरी HDMI। HDMI का प्रयोग किया जाता है ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए। HDMI पोर्ट का उपयोग किया जाता है, यानी कि हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 106 नंबर का प्रश्न है, अपमार्ग कथन ए और कारण आर दे रखा है, अपने को बताना है कि इसमें कौन सा सत्य है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर पहला ही कथन है वो गलत दे रखा है, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, ये बिल्कुल सही है। कारण है वो इसमें बिल्कुल सही है दोस्तों। अपमार्जक साबुन से थोड़ा भिन्न सफाई करने वाले पदार्थ है, ये कठोर जल से कपड़ा धोने के काम में आते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है पहला इसमें, यानी कि कथन ए गलत है, आर इसमें क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किसी अभिक्रिया द्वारा धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जा सकती है? किस अभिक्रिया द्वारा धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जा सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों अपचयन द्वारा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अपचयन द्वारा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में धात्विक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, ताम्र सदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो दोस्तों टिन की परत चढ़ाई जाती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टिन की परत चढ़ाई जाती है। 109 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है? बताइए, कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे ये थारपारकर जो गाय है इसका उपनाम भी है दोस्तों, जिसका नाम है थारी। आगे देखिए, ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो परत चढ़ाई जाती है रांगे की, यानी कि टिन की। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, टिन। नेक्स्ट आगे देखिए, किसी दिए गए धातु की तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है? किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है दोस्तों उसके पदार्थ की प्रकृति पर। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 112 नंबर का प्रश्न है, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है?
अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों ये होता है विषुवतीय। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विषुवतीय, याद रखना। नेक्स्ट 113 नंबर का प्रश्न है, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में निम्नलिखित सूचियां सम्मिलित की जाती है। दोस्तों रेड डाटा बुक नाम तो सुना ही होगा आपने, और ये काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा था ये रेड डाटा बुक। तो दोस्तों अपने को बताना है कि इसमें कौन सा सही है, कौन सा कथन रेड डाटा बुक से संबंधित है, सही है। तो रेड डाटा बुक्स में क्या आएगा, संकटग्रस्त पौधों और पशु की जातियां, ये आएगी दोस्तों इसमें किसमें, संकटग्रस्त, यानी कि रेड डाटा बुक्स में संकटग्रस्त पौधे और पशु की जातियां। तो यहाँ पर दोस्तों केवल और केवल इसमें क्या है, केवल और केवल सेकंड है वो इसमें सत्य है, ये रेड डाटा बुक में आती है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 114 नंबर का प्रश्न है, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी स्थानांतरित होने देता है आनुवांशिक इंजीनियरी जीनों को, बताइए। दोस्तों पुनर्योजक डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवांशिक इंजीनियरी जीनों को स्थानांतरित होने देता है, तो दोस्तों बताइए किसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, देखिए पौधों की विभिन्न जातियों में, जंतुओं से पौधों में, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में, तीनों में होने देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 2 3 डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है क्लोरेला। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्लोरेला, याद रखना। अब दोस्तों अपन है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे, 10 प्रश्न है। देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का भावार्थ क्या है? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती यानी कि कपट व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 117 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से यण संधि के युग्म का उदाहरण है। निम्नलिखित में से यण संधि के युग्म का उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों कौन सा। देखिए, यरल के आगे अगर आधा कटा हुआ अक्षर आ जाए तो उसमें यण संधि का प्रयोग होता है। तो देखिए यह, इसके ये भी है, ये भी है और ये भी है, इनके आगे देखिए आधा कटा हुआ अक्षर आ रहा है ना, तो इनमें सभी के अंदर यण संधि का प्रयोग हुआ है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो दोस्तों शक्ति के अनुसार, ये तो विग्रह हो जाएगा। और दोस्तों इसमें कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है, राइट आंसर हो जाएगा शक्ति के अनुसार, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 119 नंबर का प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो दोस्तों ये नाक और मुख से, दोनों से होता है, नाक और मुख से, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, शाश्वत शब्द का विलोम शब्द चुने। शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा? नस्वर हो जाएगा, नस्वर, राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही, नस्वर। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर वाक्य दे रखे हैं और सूची सेकंड में अपने को बताना है कि कौन सा विशेषण है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं, कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं, यानी कि कुछ का मतलब संख्या अपने को पता नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये अनिश्चय, यानी कि अनिश्चित सर्वनामिक विशेषण का ये उदाहरण है। 20 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है, 20 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है यानी कि निश्चित है, ठीक है। तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का ये उदाहरण है। काला कुत्ता मेरी रोटी ले गया, काला कुत्ता मेरी रोटी ले गया, तो काला क्या है? इसमें गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया इसमें। उसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे विधेयक आयोग विनियोजन शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्दों का सही विकल्प का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे, देखिए विधेयक को बोलते हैं दोस्तों बिल, विधेयक को क्या बोलते हैं? बिल। आयोग को बोलते हैं कमीशन,
और विनियोजन को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 123 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? डोगरी डोगरी भाषा है ये दोस्तों जम्मू कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली एक भाषा है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 124 नंबर का प्रश्न है, जो पत्र किसी माल के गुण, प्रकार, मूल्य, उपयोगिता, भुगतान की शर्तों आदि की आवश्यक जानकारी हेतु लिखे जाते हैं वे कहलाते हैं। जो पत्र किसी माल के गुण, प्रकार, मूल्य, उपयोगिता, भुगतान की शर्तों आदि की आवश्यकता यानी कि आवश्यक जानकारी हेतु लिखे जाते हैं तो वे पत्र कहलाते हैं दोस्तों क्या? तो वो पूछताछ पत्र कहलाते हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? अनिक का पर्यायवाची कौन सा है? तो दोस्तों अनिक का पर्यायवाची हो जाएगा सेना। सेना राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सच हो जाएगा। फौज, लश्कर ये इसके क्या है? पर्यायवाची है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों आगे अपन है वो इंग्लिश ग्रामर से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 126 से 128 तक अपन दोस्तों पैसेज से संबंधित क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे 126 से 128 तक। देखिए यहाँ पे 126 नंबर प्रश्न है, When one starts writing an essay, one should। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए राइट वाट एवर वन नाउस। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये आप पैसेज पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक ये 3 प्रश्नों के आंसर है वो आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर इन द राइटर्स चेंजेस इन द राइटर्स chances of making mistake are minimum in essay on। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सिंपल सब्जेक्ट। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू पैसेज एंड essay on the use of computers should tell us। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अबाउट द असेंबली ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर सेंटेंस देखिए, when he gets home his wife at the gate waiting for him। when he gets home his wife at the gate waiting for him। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विल बी सिटिंग। विल बी सिटिंग यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विल बी सिटिंग। नेक्स्ट 130 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स with appropriate article। filling the blanks with appropriate article। दोस्तों यहाँ पर देखिए I have been waiting for long time। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें कोई भी आर्टिकल है वो इसमें नहीं लगेगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम। दोस्तों अपने को समानार्थक शब्द है वो बताना है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें देखिए कोवर्ड, कोवर्ड दे रखा है। तो कोवर्ड का जो समानार्थक शब्द हो जाएगा वो है दोस्तों मिल्क सोप। मिल्क सोप। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, replace the underlined part of the following sentence with one word from the following options। यहाँ पे देखिए this plate is liable to be easily broken। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जिसके टूटने की संभावना हो उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं ब्रिटल। ब्रिटल बोलते हैं उसे। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आगे देखिए 133 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अल्टरनेटिव ऑफ है। यहाँ पर देखिए पूजा सेड टू शीतल यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टू नाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए पूजा टोल्ड सेजल दैट ही वाज लुकिंग ब्यूटीफुल दैट नाइट। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए चूज द एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों बताइए इसका इंग्लिश अर्थ क्या निकलेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए, डोंट स्मोक इन पब्लिक प्लेस। डोंट स्मोक इन पब्लिक प्लेस, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। देखिए, व्हाट आर यू टेकिंग, सॉरी व्हाट आर यू टॉकिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हाट आर यू टॉकिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अबाउट। अबाउट का प्रयोग होगा दोस्तों, टॉकिंग के बाद में अबाउट लगेगा इसमें। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 136 नंबर का प्रश्न है, न्यूनतम पूर्ण किए गए वर्षों की संख्या क्या होगी जिसमें एक राशि 20% चक्रवर्ती ब्याज प्रति वर्ष की दर से दोगुने से अधिक हो जाए। दोस्तों बताइए, यहाँ पे अच्छा प्रश्न है ये, और काफी बार परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। दोस्तों, न्यूनतम पूर्ण किए गए वर्षों की संख्या क्या होगी जिसमें एक राशि 20% चक्रवर्ती ब्याज प्रति वर्ष की दर से दुगने से अधिक हो जाए। दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इसमें दोस्तों 4 होगा। आप ऑप्शन उठा के भी इसको कर सकते हैं, 4 इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 137 नंबर का प्रश्न है, देखिए, यदि x प्लस वाई, यदि x प्लस वाई अनुपात y प्लस जेड अनुपात z प्लस एक्स बराबर 2:3:4 तथा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 27 हो तो z बराबर क्या होगा, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, x प्लस वाई अनुपात z प्लस वाई प्लस जेड, तो दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसमें देखिए 3 समीकरण है वो बन जाएगा। यहाँ पे एक बनेगा दोस्तों x प्लस वाई 2k, एक बनेगा y प्लस जेड 3k, और एक बनेगा दोस्तों z प्लस एक्स, ये 4k बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2x प्लस वाई प्लस जेड कितने हो गए, तो दोस्तों यहाँ पर 9k हो गए। 4 और 3 7 और 2 9, तो 9k अपन इसको लिख सकते हैं। तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू बाई कितना है 27, 2 इंटू 27 बटे 9, तो कितना जाएगा 6। ठीक है, 6 आ गया। अब उसके बाद में दोस्तों समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 2k, तो यानी कि k अपना आ गया यहाँ पे 6 है, तो 2 इंटू 6 कितने हो जाएंगे 12 के हो जाएंगे। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड 27 दे रखा है, तो 12 प्लस जेड यानी कि 27 में से आप 12 घटा दीजिए, राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा, यानी कि 15। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर भी ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों इसको, देखिए 138 नंबर प्रश्न को, ये क्यूब में है सभी में। ठीक है, दो समान घन जिसके प्रत्येक का आयतन 64 सेमी है, दो समान घन जिसके प्रत्येक का आयतन 64 सेमी है के छोरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों 64 है, ये भुजा क्यूब बराबर है वो दोस्तों 64 है, तो भुजा कितनी हो जाएगी दोस्तों, भुजा 4 का क्यूब होता है ये 64, तो भुजा अपनी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो दो घनों को जोड़ने से प्राप्त घनाभ की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों 4 प्लस 4 कितने हो गए 8, चौड़ाई भी कितनी हो गई इसकी 4 हो गई, ऊंचाई भी कितनी हो गई 4 हो गई। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए। तो दोस्तों सूत्र होता है दो ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितनी हो गई दोस्तों, लंबाई तो इसमें हो गई 8, लंबाई कितनी हो गई दोस्तों यहाँ पे 8 है, तो 8 इंटू 4, ठीक है, प्लस बाकी ऊंचाई इंटू चौड़ाई, तो दोस्तों ऊंचाई इंटू चौड़ाई यानी कि कितनी है 4 इंटू 4 प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, तो दोस्तों ऊंचाई इंटू लंबाई करोगे तो यहाँ पे 4 इंटू 8, 4 इंटू 8, बस इसको काट लीजिए, तो 8 चौक 32 और 4 चौक 16 और 8 चौक 32, यानी कि 32 प्लस 16 प्लस 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 160 सेमी आ जाएगा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ये 1-2 प्रश्न है वो आपको करने हैं। देखिए, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या है वो ज्ञात कीजिए। तो आप ऑटोमेटिक ऑप्शन उठा के है वो कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों 48/7 आएगा, ठीक है, चौथी संख्या, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई, यदि लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का मूल्य क्या कितना होगा, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, अपने को लाभ प्रतिशत है वो निकालना है, तो विक्रय मूल्य दे रखा है 144, ठीक है। तो यहाँ पर 144 माइनस एक्स बटे एक्स इंटू 100, इसको कर सकते हैं आप ऐसे, बस इसका राइट आंसर आपके सामने निकल कर आ जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 80 रुपए आएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आगे देखिए, सड़क के किनारे एक बाड़ पर 27 बंदर बैठे हैं। गोलू नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है, बाएं से उसका स्थान क्या है दोस्तों? तो देखिए, बायां प्लस दायां माइनस 1, तो बायां कितना है 27 प्लस 11 माइनस 1, तो 11 में से 1 गया तो कितना बचा 10। तो दोस्तों ये 10 है, ये माइनस हो जाएंगे 27 में से, 27 में से 10 माइनस हो जाएंगे तो ये बाएं से क्रम हो जाएगा कौन सा 17वां। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि पी क्यों के पुत्र का भाई हो तो पी क्यों से किस प्रकार संबंधित है? पी क्यों के पुत्र, देखिए यहाँ पर पी है वो क्यों के पुत्र का, क्यों के पुत्र का भाई, सीधा सा है, ये अपना क्यों हो गया, इसके एक पुत्र तो ये रहा प्लस में, और एक पुत्र हो गया दोस्तों ये पी हो गया। पी है वो क्यों के पुत्र का भाई है, तो पी क्यों से किस प्रकार संबंधित है, तो उसका पिता लगा, पुत्र लगा पी, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे यदि शब्द मीट में किसी स्वर वोवेल को बदला नहीं जाता और प्रत्येक कॉन्सोनेंट को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो ऐसा करने से बने नए अक्षरों में से प्रत्येक अक्षर को प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग में करते हुए 4 अक्षरों वाले कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो 4 अक्षरों वाले कितने अर्थपूर्ण शब्द है वो बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए MEAT दे रखा है, MEAT यहाँ पर दे रखा है, तो दोस्तों यहाँ पर कौन से शब्द है वो अपन बना सकते हैं? देखिए, इसमें वोवल्स को तो यानी कि स्वर को तो अपना छोड़ना नहीं है, यानी कि ई और ए तो दोस्तों ऐसे रहेंगे, और बाकी इनको क्या करना है, एक अक्षर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो एम को दोस्तों अपन क्या लिखेंगे, एम को दोस्तों अपन एल लिख देंगे और टी को अपन एस लिख देंगे, तो LEAS हो गया। अब दोस्तों एक तो सील शब्द बना सकते हैं अपन, SEAL, एक तो ये हो गया, एक हो दोस्तों एक हो जाएगा इसमें LEAS हो जाएगा, और एक हो जाएगा दोस्तों सेल SALE, तो 3 शब्द है वो दोस्तों इसमें अर्थपूर्ण बनाए जा सकते हैं। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उत्तर की ओर मुंह करते हुए ऐश्वर्या घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री मुड़ती है। घड़ी की सुई की दिशा में दोस्तों ये 45 डिग्री मुड़ती है, ये मुड़ गई। फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री है, वो पुनः घड़ी की सुई की दिशा में, सबसे पहले तो देखिए ये 45 डिग्री घूम गई, फिर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमती है, तो दोस्तों ये विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमेगी, तो किधर, तो ये घूमेगी दोस्तों 145 डिग्री यहां से इधर, यानी कि ये विपरीत दिशा में, ठीक है, ये 135 डिग्री है वो घूम जाएगी। फिर पुनः घड़ी की सुई में 180 डिग्री घूमती है, तो ये 80 डिग्री 180 डिग्री घूमेगी, तो ये इधर आ जाएगी, ठीक है, घूम के इधर। अब वह किस दिशा की ओर देखते हुए खड़ी है, तो वो कौन सी दिशा की ओर देखते हुए खड़ी है, तो दोस्तों वो पूर्व दिशा की ओर देखते हुए खड़ी है, तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं दोस्तों। वक्तव्य देखिए, ज्यादातर
ज्यादातर वकील महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं माँ हैं। तो दोस्तों देखिए ये महिला का बन जाएगा यहाँ पे, और ये वकील का बन जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों माँ का। यानी कि देखिए कुछ महिलाएं हैं वो वकील है, और कुछ महिलाएं माँ हैं। तो यहाँ पर माँ तो यहाँ पर देखिए महिलाएं तो बीच में आ गया, एक में माँ आ गया और एक में वकील आ गया। अब निष्कर्ष में देखिए यहाँ पे कुछ माँ महिलाएं हैं, कुछ माँ है वो महिलाएं हैं, बिल्कुल सही है। कुछ वकील माँ है, कुछ वकील है वो माँ है, तो कुछ वकील माँ नहीं है, महिलाएं हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष एक ही सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नीचे दिए गए श्रेणी को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का अपने को चयन करना है। देखिए ई एच आई, तो देखिए ई एफ जी एच आई, तो यहाँ पर आई आ जाएगा। उसके बाद में देखिए एच आई जे के एल एल, सॉरी जे के एल, और एम एन ओ, और सॉरी एम एन, फिर यहाँ पे ओ पी, तो एफ पी, सॉरी आई पी कौन से ऑप्शन में है? ये रहा, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गैप चल रहा है दोस्तों। आगे देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है, जैसे कि लक्षण विद्या, पैथोलॉजी, रोग डिसीज, खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, किससे संबंधित है ये? तो दोस्तों देखिए पैथोलॉजी का संबंध रोग से है, तो खगोल शास्त्री का संबंध ग्रहों से होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 148 नंबर प्रश्न है, उस चित्र का चयन करें जो निम्न सीरीज से संबंधित नहीं है। बताइए दोस्तों कौन सी सीरीज से संबंधित नहीं है? यहाँ पर देखिए सीरीज से संबंधित नहीं है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो ये गोला है, ये दोस्तों ये रहा, ये यहाँ पहुंचा है, ये इधर है, तो ये यूं है। तो दोस्तों इसमें देखिए ये उल्टा पुल्टा दे रखा है, बी नंबर वाला ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें तीनों सही है। तो यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे ये बाकी तीनों से भिन्न है। आगे देखिए उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में त्रिकोण संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि त्रिभुज कितने हैं वो अपने को बताना है। दोस्तों इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो इसमें सीधे ही त्रिभुज हो गए। तो इसमें टोटल दोस्तों 18 त्रिभुज होंगे, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यदि आसमान को जल कहा जाए, पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सा पूछो वो पढ़ो लास्ट की लाइन, मछली कहाँ रहेगी? तो दोस्तों मछली कहाँ रहेगी? तो मछली जल में रहेगी, और जल को क्या कहा गया? जल को हरा कहा जाए, तो कहाँ रहेगी? तो दोस्तों हरे में रहेगी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर नंबर 19 है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक है और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।